आप लोगों में से जिसने भी कल का मेरा वीडियो देखा हो तो आप लोगों को याद होगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे कल कि राजस्थान और डीसी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन किसी भी हालत में डीसी ये मैच जीत नहीं पाएगी। कुछ ना कुछ करके वो कोई ऐसा तरीका निकाल लेंगे कि ये मैच हार ही जाए हम। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज नोकिया इनकी टीम में आ नहीं पाएगा, दिल्ली की टीम में, लेकिन वो तो बहुत अच्छा हुआ कि आ गया। और अच्छा इसलिए हुआ कि वो अच्छा बॉलर है, उसको आना चाहिए। वो तो आज रियान पराग के हत्थे चढ़ गया, और रियान द रिचर्ड्स पराग उसको उसको कितना मजाक उड़ा है बेचारे का पिछले 4-5 सालों में। लेकिन अब इसी वजह से आप लोगों ने अगर मैच देखा हो तो जब पहली पारी इनकी बैटिंग खत्म हुई राजस्थान की, उसके बाद जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसमें तो उसकी आंखों में आंसू ही आ गए थे, रोना आ गया था। अब वो बात देखिए, ठीक भी है कि अब 22 साल की उम्र है, अब 5 साल से भले खेल रहा है, लेकिन उसका तो आईपीएल में जो डेब्यू हुआ था वो 17 साल की उम्र में ही हो गया था। अब 17 साल की उम्र में बच्चे जैसे होते हैं वैसे होते हैं। अब उस हिसाब से थोड़ा बड़बोला था वो, और उसने काफी बातें बातें की, डांस वांस भी किया उसने मैचेस में। और अब जाके शायद मेरे ख्याल से इतने थपेड़े खाने के बाद या फिर मैनेजमेंट की धमकी सुनने के बाद उसको कुछ समझ में आया, तो इस बार वो काफी अच्छा खेल रहा है और काफी अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे किसी भी प्लेयर की लगती है कि वो थोड़ा सा ढंग से बिहेव कर रहा है, कोई छोटी ऐसी हरकत नहीं कर रहा है, कोई ऐसा छिछोरापन नहीं कर रहा है जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाकी को कौन कौन लोग करते हैं ये। तो उसको देख के काफी अच्छा लग रहा है, और ऐसे प्लेयर्स जब सक्सेसफुल होते हैं तो वाकई अच्छा लगता है, और इनके लिए दिल से दुआ भी निकलती है कि इनको वाकई प्रोग्रेस करना भी चाहिए। तो खैर, अब हम शुरुआत करें। दिल्ली ने टॉस जीता और दिल्ली ने पहले इनको राजस्थान को बैटिंग करने के लिए कह दिया। तो हमको लग रहा था कि इस बार ये थोड़ा बहुत कुछ ढंग की बैटिंग करेंगे, लेकिन जो अब जॉस बटलर के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, आज भी उसने वही गलती की जो कि वो उसने पिछले मैच में की थी। अरे भैया, हम तुमसे पहले भी कह रहे हैं, अब बात ये है कि हमारी बात तो वहां तक पहुंचती नहीं है, और इनको समझाने वाले कोई है नहीं। इनको कौन समझाएगा कि भैया ऐसे आड़े टेढ़े बल्ले से शॉट मत मारो, विकेट की बॉल के ऊपर तुमने शॉट मार दिया और आउट हो गए। अब क्या बताएं यार, मुझे समझ में नहीं आता कि 20-25 रन तो बनाओ, पहले एक बार 20-25 रन बनाओ। आज अगर रियान पराग की पारी आप देखो तो रियान पराग ने क्या किया था, शुरू की 26 बॉलों में उसके 26 रन ही थे। उसके बाद अल्टीमेटली उसने कितने रन बनाए हैं, 45 बॉल में 84 रन बनाए उसने। जॉस बटलर वही 16 बॉल में 11 रन बना के आउट हो गया। और मतलब यहां पे भी तो इतना ज्यादा डेस्परेट लग रहा था मुझे वो, कि आज भी उसके बल्ले में बॉल नहीं आ रही थी, आज भी बल्ले की एज से लग के बॉल, और जो डीप गली थी, डीप गली में फील्डर के सामने गिर गई बॉल, वो अदरवाइज वो भी कैच हो सकता था। तो ये ऐसी ही सिचुएशन इसकी वर्ल्ड कप से चली आ रही है, इसके बल्ले के एज में लग के, और ये स्लिप में या विकेट कीपर या फिर बोल्ड हो जाता था, वैसा ही अभी तक चला आ रहा है। लेकिन इसको सीरियसली कुछ करना पड़ेगा, और इसको ड्रॉप करने के बारे में तो ये सोच भी नहीं सकते खैर, और ना सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कभी तो इसमें समझ आएगी कि भैया ठीक है, मैं थोड़ा बहुत रुकूं, ग्राउंड पे रुकूं, विकेट के ऊपर रुकूं, कुछ करूं, तब जाके ये। लेकिन आपको ये इस आईपीएल में 2-3 मैच जिता के देगा, ये तो मुझे भरोसा है जॉस बटलर के ऊपर। आखिर कोई प्लेयर, इतने बड़े स्टेचर का प्लेयर, कब तक ऐसे फेल होता रहेगा? होगा कुछ ना कुछ तो होगा, उसके साथ भी होगा, तो उसी के साथ राजस्थान की किस्मत भी पलटा खाएगी। अब लेकिन यहां अगर हम पहले बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो यशस्वी जायसवाल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझे करेक्ट करें अगर मेरा ये सोचना गलत है, मुझे उसके मैनरिज्म से ये लगता है कि वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। उसको लगता है कि शायद वो काफी बड़ा खिलाड़ी हो गया है। हालांकि मैनरिज्म से मेरा मतलब ये नहीं, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसने कोई गले में माला वाला डाल ली है, या कोई वो ऐसे डांस करने लगा है, या कोई बहुत ही ज्यादा इस तरह के जेस्चर्स दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके खेलने के तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है थोड़ा। जो अभी इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज हुई थी जिसमें उसने 712 रन बनाए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको ये लग रहा है कि अरे ये बाकी बाकी कोई बॉलर्स मेरे सामने क्या है, ये तो आईपीएल है।
और मैं तो इंटरनेशनल लेवल पे इतने रन बना के आया हूं, तो वो उस तरह से वो शॉट मारने की कोशिश कर रहा है जैसा आपने पहले मैच में भी देखा होगा लखनऊ के अगेंस्ट। उसमें भी उसने एग्जैक्टली वही शॉट मारा था जो आज उसने मारा है, जिसपे वो बच गया। वो मिड ऑफ के ऊपर से चली गई बॉल, लेकिन उसने शॉट ऑलमोस्ट वैसा ही मारा था जो पहले मैच में वो मिड ऑन पे कैच दे के गया था। आज वो मिड ऑफ के ऊपर से निकल गई बॉल, लेकिन उसके बाद अब देखिए इसने विकेट भी दिया तो किसको दिया? मुकेश कुमार होल्डिंग। मुकेश कुमार का तो मतलब जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे पहुंच गया होगा। उसके बाद वो बात अलग है कि उसके अगले ओवर में क्या हुआ मुकेश कुमार का। ये रिकी पॉन्टिंग की भी किस्मत पे मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली। जब मतलब रिकी पॉन्टिंग ने अपनी लाइफ में किस तरह के बॉलर्स उसकी टीम में रहे हैं, आपको मालूम है, ग्लेन मैकग्राथ और वो आपका एंडी बेकेल और कितने बड़े जेसन गिलेस्पी और कौन कौन बॉलर्स उसके सामने, ब्रेट ली, ये सारे उसकी टीम में रहे हैं और अब उसको मैनेज करना पड़ रहा है मुकेश कुमार होल्डिंग को। अब बताइए आप, क्या किस्मत है रिकी पॉन्टिंग की। लेकिन रिकी पॉन्टिंग भी एक नंबर का बेवकूफ है। ये पिछले 5 साल से चिपटा हुआ है दिल्ली के साथ और कुछ भी करके दे नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी बेसिक गलतियां करता है ये, मैं क्या बताऊं आपको। खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहां पे जब जायसवाल आउट हो गया, फिर बटलर आउट हो गया, इसके बाद आप खेलने कौन आया? रियान पराग और सैमसन। अब सैमसन देखिए आप, सैमसन को ये बात समझना चाहिए, हमने पिछले मैच में भी डिस्कस किया था कि भैया सैमसन ने बहुत अच्छी पारी खेली पहले मैच में, क्योंकि देखिए सैमसन के पास अब ये मौका है इतना, मतलब जिसको कहते हैं ना कि लोहा गर्म है, एकदम चोट कर देने वाली बात है अब तो, क्योंकि आईपीएल के जस्ट बाद वर्ल्ड कप जाना है और वर्ल्ड कप के लिए टीम सेलेक्ट अभी आईपीएल के दौरान ही हो जाएगी। तो भैया तुम्हारे पास यही महीना है, इसी में रन बनाने हैं तुमको। अब देखो, आज आप ये कहो कि संजू सैमसन ने कप्तानी बहुत अच्छी, संजू सैमसन ने लास्ट ओवर आवेश खान को दिया, वो तो बिल्कुल ही इट वाज जस्ट लाइक पुलिंग ए रैबिट आउट ऑफ अ हैट, कि इस टाइप की उसकी ट्रिक थी ये कि अरे आवेश खान को, हम किसी ने भी नहीं सोचा था कि लास्ट ओवर में 17-18 रन बनाने हैं उनको दिल्ली को और ये आवेश खान को बॉलिंग दे देगा। हम सोच रहे थे कि ये संदीप को देगा या फिर और ट्रेंट बोल्ट को। ट्रेंट बोल्ट का एक ओवर बाकी था, नांद्रे बर्गर का एक ओवर बाकी था, तो कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि ये इसको बॉलिंग दे देगा। चहल का भी एक ओवर बाकी था और चहल ने अच्छी खासी बॉलिंग की थी, लेकिन इसने देखिए आवेश खान को बॉलिंग दी और आवेश खान ने क्या बढ़िया ओवर किया है। अदरवाइज आवेश खान का वो रिकॉर्ड है कि जब ये इस तरह की ये मैच सेविंग इसकी सिचुएशन में इसको बॉलिंग करने को बोला जाता है तो ये पहली बॉल पे खाता है छक्का, दूसरी बॉल पे खाता है चौका, तीसरी बॉल करता है नो बॉल, फिर वाइड तो मतलब वाइड तो गिवन है, वाइड तो करता ही करता है। तो आज देखिए कितनी अच्छी बॉलिंग की है, लास्ट ओवर में सिर्फ 4 रन दिए इसने। कोई सोच सकता है? मैं और आप तो कभी नहीं सोच सकते थे कि आवेश खान को बॉलिंग देंगे। एक पहले भी ऐसी सिचुएशन आई थी T20 में, जब एक ऐसा मौका आया था कि मुझे, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो तो उसमें भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हमको तो डर लग रहा था कि ऐसा ना हो लास्ट ओवर रोहित शर्मा इसको दे के रख दे। रोहित शर्मा था या वो स्काई था कैप्टन शायद, कि वो इसको ना दे दे आवेश खान को। सॉरी, ये अफगानिस्तान के शायद, हाँ अफगानिस्तान के अगेंस्ट हुई थी ये। तो ये आवेश खान के ऊपर तो कभी भी ऐसा भरोसा रहा ही नहीं है। आवेश खान ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की। अब इसमें आप कप्तानी के पॉइंट्स आप संजू सैमसन को दे दो, लेकिन आप ये बताइए मुझे कि क्या संजू सैमसन एज कप्तान जाने वाला है इंडियन टीम में? उसको तो जाना है भैया एज विकेट कीपर बैट्समैन। तो तुझे अपनी स्किल वहीं दिखानी है, बैटिंग में तो रन बनाने पड़ेंगे ना, ऐसे कैसे काम चलेगा? अब आज किस तरह का शॉट मार के आउट हुआ है, इतनी पास में, बॉडी के पास में बॉल है और तुम उसके ऊपर विकेट कीपर को कैच देके चले गए। भैया समझो कि ये आईपीएल नहीं, तुमको तो टीम में आना है ना। फिर तुम्हारे फैंस जो हैं वो पूरे दुनिया में चिल्लाने लगते हैं, संजू सैमसन फैन क्लब वाले की संजू वी वांट जस्टिस फॉर संजू। तो संजू को खुद के साथ भी तो जस्टिस करना पड़ेगा ना, रन तो बनाने ही पड़ेंगे कुछ भी। अब आज संजू सैमसन आउट हुआ है, 6ठे ओवर में आउट हुआ है, ये 30 रन स्कोर था। अब बताइए आप, तुम कप्तान होके और फिर तुम 6ठे ओवर में आउट हो गए और 30 रन का स्कोर है,
तो तुमने टीम को कितनी मुश्किल में डाल दिया। अब अगर हम यही देखें, राजस्थान ने जिस तरह से बैटिंग की है शुरू में, आप देखें पहले ओवर में 4 रन, दूसरे में 9, तीसरे में 12 स्कोर, फिर वो तो चौथे में मुकेश कुमार होल्डिंग अपने आगे रंग में, और वो संजू सैमसन वो मुकेश कुमार मुझे लगता है कि वो शायद सोचने लगा कि अरे मैं तो बस पहले मैंने विकेट ले लिया है, जायसवाल को आउट कर दिया है मैंने, अब तो मैं देख लूंगा इनको सबको। और उसके बाद जो अच्छी खासी आगे बॉल फेंक रहा था जायसवाल को और बटलर को, तो संजू सैमसन को बाउंसर मार रहा है, शॉर्ट पिच बॉल कर रहा है, उसने जड़ दिए, 15 रन ठोक दिए उसके ओवर में, 15 रन ठोके चौथे ओवर में संजू सैमसन ने। उसके बाद 5वें ओवर में फिर जाके ये अपने नोकिया ने 5 रन दिए, और उसके बाद 6ठे ओवर में ये संजू सैमसन ने अपना रंग दिखा दिया, ये आउट हो गया। ये संजू सैमसन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भैया तो आज रियान पराग ने जो रन बनाए हैं, मतलब देखिए रियान पराग का अभी तक कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि उसने इस तरह की पारी खेली हो। ये उसकी आईपीएल में तीसरी 50 है केवल। इसके पहले इसके क्या रन बने हैं, पहले मैच में भी उसने 40-43 रन बनाए थे। लेकिन आप ये थोड़ी सोच सकते हैं कि रियान पराग 45 बॉल में 84 रन बना देगा। वो बात अलग है कि उसने बना दी है, अब आगे उससे इस तरह की पारियों की उम्मीद होगी। लेकिन संजू सैमसन को सोचना चाहिए कि बचता क्या है। और उसके बाद फिर आप ये और देखिए आप कमाल कि जब खुद आउट हुआ तो भेजा किसको ऊपर बैटिंग करने, 5वें नंबर पे भेजा रविचंद्रन अश्विन को। अब देखिए मुझे आप लोगों से ही मेरा ये सवाल है, आप इस पे अपना कमेंट करके मुझे बताइए जरा कि क्या उस जगह संजू सैमसन को इसको अश्विन को भेजना बनता था, भेजना चाहिए, क्या ये सेंसिबल डिसीजन है। देखिए रिजल्ट के ऊपर हम बात नहीं कर सकते, करेक्ट क्या होना चाहिए था डिसीजन, हमको उस पर बात करनी है। क्या रविचंद्रन अश्विन से आपको क्या उम्मीद थी। आज उसने भले 19 बॉलों में 29 रन बना दिए, उसने मतलब 3 चौके मार दिए, 3 छक्के मार दिए, उसने सब कुछ कर दिया, मानता हूं मैं ये बात। लेकिन क्या ये आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो नोकिया के ऊपर भी छक्का मार देगा। इस तरह से बैटिंग आप उम्मीद करते हैं क्या उससे, या यजुवेंद्र चहल के ऊपर छक्का मार देगा वो, ये सॉरी कुलदीप के ऊपर छक्का मारा जो उसने, वो इस तरह की बैटिंग की आपको उम्मीद तो नहीं है ना। तो आप इतना बड़ा गैम्बल कैसे ले सकते हो रविचंद्रन अश्विन के ऊपर। आपने उसको पहले भेजा है, उसने पहले पिछले साल भी ऐसा हुआ था, पिछले साल या उसके पिछले साल, कि उसने 2-3 मैचेस में ऊपर आके और जब ज्यादा तेज रन चाहिए थे तो उसने 8 बॉलों में कभी 15 बना दिए, 16 बना दिए, 18 बना दिए। तो इसका मतलब देखिए 5वें नंबर पे जो बैट्समैन आ रहा है जो कि 6ठे ओवर में बैटिंग करने आ रहा है, तो हम ये सोच के नहीं भेजते हैं कि इससे हम 19 बॉल में 29 रन बनाने के लिए हम इसको भेज रहे हैं। वहां पे थोड़ा लंबा खींच के ले जाने वाली बात होती है ना, कि आपको थोड़ा ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि लंबे रन बना के दे, आपको 50-60 रन बना के दे। वो तो हमें उम्मीद नहीं है ना रविचंद्रन अश्विन से। और दूसरी बात, आप उसको किस बैट्समैन की जगह भेज रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, इवन कमेंटेटर्स कह रहे थे कि ये हेटमायर का तो जो रिकॉर्ड है वो आईपीएल में ये है कि वो जैसे पिछले 2-3 साल में उसने एवरेज 15 बॉल हर मैच में खेली है। यार 15 बॉल हर मैच में खेली है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इससे ज्यादा खेल नहीं सकता है। अरे जब आप मौका ही नहीं दोगे उसको तो कैसे। ये एग्जैक्टली हेटमायर की वही सिचुएशन करके रखी है जो केकेआर ने आंद्रे रसेल की हुई है। वो आंद्रे रसेल के साथ भी यही करते हैं, उसको 16वें ओवर तक रोक के रखते हैं, भले इनके कितने विकेट हो जाए। हर कोई लल्लू पंजू आके ऊपर से बैटिंग करके चला जाता है, लेकिन आंद्रे रसेल वही 16वें ओवर में ही आएगा, उसको मिलती है वही 16 बॉल खेलने के लिए। इसी तरह से हेटमायर के साथ भी यही है, ये लोग इसको पीछे धकेलते ही चले जाते हैं। ये तो कोई बहुत स्मार्ट कैप्टेंसी नहीं है ना। किसी भी हालत में आप लोग मुझे बताइए मैं गलत कह रहा हूं क्या, इनको अश्विन की जगह हेटमायर को ऊपर भेजना चाहिए था। अरे भैया कभी तो उस बेचारे को मौका दो कि वो भी सेट होके अपना कुछ शुरू कर सके पारी। और क्या आप क्या सोचते हो कि मतलब हेटमायर या आंद्रे रसेल जो हैं ये लोग क्या मतलब स्पिनर्स को बिल्कुल ही नहीं खेल पाते हैं, या फिर मतलब बिकॉज देयर इज अ परसीव्ड नोशन कि आंद्रे रसेल और ये जो हेटमायर है ये स्पिनर्स को नहीं खेल पाते हैं। तो वैसा तो नहीं है। आजकल तो आप देख रहे हैं वेस्ट इंडीज में भी पिछले 3-4 सालों से सारी विकेट्स ऐसे बन रहे हैं जहां पे स्पिन बहुत होती है बॉल, और ये लोग अच्छे रन बनाते हैं वहां। और
मतलब ये लोग इस लेवल के प्लेयर्स हैं कि इतनी ज्यादा भी कोई वीकनेस नहीं है। और एक ओवर लगता है, अगर एक स्पिनर को 2 छक्के मार दिए या 1 चौका 2 चौके मार दिए, अपने आप ही सामने वाली टीम का जो कैप्टन है वो मजबूर हो जाता है वो स्पिनर को हटाने के लिए। और ये जिस तरह के हिटर हैं, ये जिस तरह की रेपुटेशन के साथ आते हैं, ये सामने वाली टीम के कप्तान के लिए भी कोई आसान चीज नहीं है। ये दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत के लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो सकता था अगर हेटमायर ऊपर आ जाता बैटिंग करने के लिए, और वो भले ही रुक के खड़ा रहता, ज्यादा रन नहीं बनाता, वो भले राना बॉल 15 बॉल खेल ले, लेकिन जब तक वो विकेट पे रहेगा ना, सामने वाली टीम के कप्तान को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ जाएगी कि अब मैं क्या करूं। हो सकता है कि वो घबरा के नोकिया को और अपने जो दूसरा मुकेश कुमार है इसको पहले ले आए कि अरे यार इनको पहले निपटा दो, या कुछ भी उसको स्ट्रेटेजी चेंज करने का आप फोर्स तो करो कम से कम। लेकिन यहां तो आपने अश्विन को भेज के रख दिया। अब वो तो किस्मत की बात है कि आपका तुक्का चल गया कि 19 बॉलों में उसने 29 रन ठोक दिए। अब इसका क्या मतलब है कि हर मैच में आप उसको 5वें नंबर पे बैटिंग करने भेजोगे? ये आप कोई इतने स्मार्ट कोई फोरकास्टर तो नहीं हो कि आपको मालूम था कि नहीं आज के मैच में ही वो रन बनाएगा, आगे के मैच में नहीं बनाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि आप सोचते हो कि अश्विन इज अ गुड हिटर, जबकि हम सबको पता है कि वो कितना बड़ा हिटर है। तो ये तो खैर, ये तो मुझे लगता है बहुत ही गलत डिसीजन था। वो तो बात अलग है कि अश्विन ने कुछ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए राजस्थान रॉयल ने किस तरह से बैटिंग की है। 10 ओवर में इनके 58 रन पे 3 विकेट, फिर उसके बाद 11वें ओवर में कुछ 15 रन बने, 12वें में फिर 4 रन बने, और कुल मिला के फिर उसके बाद जब ये 15वें ओवर में 108 रन स्कोर था, उसके बाद रियान पराग ने जो पीटना शुरू किया है, तब जाके इनका कुछ काम हुआ। और फिर ये फाइनली रियान पराग ने तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग की आज, बहुत ही कंट्रोल में और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैटिंग की है। मजा आ गया। 19 ओवर में 160 रन स्कोर था इनका, और लास्ट ओवर में जो 25 रन मारे हैं उसने नोकिया के ऊपर, छक्का चौका बहुत ही गजब की पिटाई कर दी उसकी, 25 रन ठोक दिए। नोकिया को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आज मैं किसके हत्थे चढ़ गया हूं। तो कुल मिला के जब ये विदेशी बॉलर्स पिटते हैं ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अच्छा है तुम लोग करोड़ों रुपए लेते हो तो कम से कम कुछ पिटाई तो खाओ, कुछ बेइज्जती तो हो तुम्हारी। ये तो, और खासतौर पे जब इंडियंस पीटते हैं तब तो मुझे बहुत ही मजा आता है। अब जैसे कल के मैच में भी वो बेचारे बच्चे की, साउथ अफ्रीकन बच्चा जो था 17 साल का, उसकी पिटाई हुई तो वो साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों ने की, तो वो देख के तो मुझे थोड़ा दुखी हो गया था। लेकिन ये आज के मैच में तो बड़ा मजा आया। नोकिया की अच्छी खासी धुलाई हुई, और फिर उसके बाद खलील अहमद ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन 3 ओवर अच्छे डालने के बाद चौथे ओवर में फिर उसने खा लिए, अपने 15 रन खा लिए। 9 रन ही दिए थे 3 ओवर में उसने, और उसके बाद 15 रन खाए। हालांकि 4 ओवर में फिर भी अल्टीमेटली 24 रन ही पड़े, 1 विकेट लिया मुकेश कुमार खान ने, लेकिन अपने आ गए, रंग में आ गए। अच्छा खासा पहला ओवर डाला, दूसरा ओवर भी ठीक ठाक ही डाला, और उसके बाद जो पिटाई खाने चालू हुई है इसकी, तो बस 49 रन खा लिए 4 ओवर में। नोकिया की अलग पिटाई हुई, नोकिया की तो बड़ा मजा आया मुझे। अक्षर पटेल ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की, 4 ओवर में 21 रन। अब आप देखिए आज के मैच में इंडिया के जो 4 बेस्ट स्पिनर्स हैं इस टाइम करेंटली, वो चारों आज के मैच में खेल रहे थे। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव दिल्ली की तरफ से, और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अश्विन और चहल। अब इन दोनों टीमों की तरफ से ये जो 2-2 स्पिनर्स खेल रहे थे, इसमें से किस जोड़ी ने अच्छी बॉलिंग की है? तो अपने अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने दिए हैं अपने 8 ओवर में 46 रन, और इन्होंने 2 विकेट लिए। और अश्विन और चहल, इन लोगों ने क्या किया है? यजवेंद्र चहल ने 3 ओवर में 19 रन देके 2 विकेट, और रविचंद्रन अश्विन ने 3 ओवर में 30 रन। तो कुल मिला के ये 49 रन देके 2 विकेट लिए हैं इन्होंने। तो ऑलमोस्ट एक जैसी ही परफॉर्मेंस है, लेकिन दिल्ली के स्पिनर्स ने ज्यादा अच्छी बॉलिंग की, क्योंकि इधर अश्विन की पिटाई हो गई। हालांकि उसकी बॉल पे एक वो ट्रेंट बोल्ट ने बिल्कुल ही बहुत ही लड्डू टाइप का कैच ट्रिस्टन स्टब्स का टपकाया। हाँ, ट्रिस्टन स्टब्स के बारे में मैं कहूं कि ट्रिस्टन स्टब्स के बारे में मुझे ज्यादा कोई भरोसा नहीं था। ये हमारे व्यूअर हैं हिमांशु पाल, वो एक बार पहले भी मुझसे कह रहे थे कि ये ट्रिस्टन स्टब्स बहुत अच्छा है, तो मुझे कुछ इतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था उसके ऊपर, ट्रिस्टन स्टब्स के ऊपर। लेकिन आज वाकई मैं ये मजबूर हो गया कहने के ऊपर कि हाँ, हिमांशु सही कह रहे थे।
और वाकई इसने बहुत अच्छा खेला, जिस तरह से खेला ये आखिरी में, हालांकि जाके इसका बिल्कुल पसीना निकल गया और आखिरी में या तो ये कहें कि उसको दिल्ली के सॉरी राजस्थान के बॉलर्स ने मारने का मौका नहीं दिया, लेकिन दिल्ली को ये मैच जीतना चाहिए था। जिस तरह से दिल्ली ने शुरुआत की थी, मतलब आप देखिए शुरू के 6 ओवर में 59 रन, जहां राजस्थान के 31 रन पे 2 विकेट थे, वहां दिल्ली के 59 रन पे 2 विकेट थे। मतलब आपको 28 रन का एडवांटेज था। फिर उसके बाद 10 ओवर में आपके पास फिर वही 29 रन का एडवांटेज था, आपके 89 फॉर 2 स्कोर था। 15 ओवर में 120 पे 4 और उसके बाद 15 ओवर में 120 पे 4, इसका मतलब है कि आपको बाकी 30 बॉलों में बनाने थे, 30 बॉलों में 66 रन बनाने, तो आखिरी 30 बॉलों में आपको 66 रन बनाने थे। अब आखिरी 30 बॉलों में 66 रन तो कोई बहुत बड़े ज्यादा नहीं होते हैं और आपके पास 6 विकेट बाकी थे। आप लोगों ने पूरा मैस कर दिया इस पूरे मैच का, बिल्कुल ही कबाड़ा कर दिया। और ये तो खैर, ये जब तक पॉन्टिंग की बेइज्जती होती रहेगी तब तक तो मैं बहुत खुश हूं। और दूसरी बात ये है कि ये डेविड वार्नर और मिचेल मार्श, ये लोग दे आर नॉट डूइंग जस्टिस। मिचेल मार्श तो खैर मुझे सीरियस दिखता ही नहीं है आईपीएल में खेलते हुए, क्योंकि इसकी बहुत ही कम परफॉर्मेंस आती है। लेकिन ये है कि इनको क्या है यार, इनके लिए आईपीएल तो बिल्कुल ही एंटरटेनमेंट वाला मामला है। ये वर्ल्ड कप को अपने पैरों के नीचे दबा के रख देते हैं, फोटो भी डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, उसके बाद हम चिल्लाते रह जाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये बदतमीजी है, ये बेईमानी है, जो कुछ भी है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो आईपीएल में आऊंगा, मजे करूंगा, बस मेरी टीम जीते या ना जीते भाड़ में जाए, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं बस। अब यहाँ पे आप ये देखिए, ये पृथ्वी शॉ ने क्या किया है अपने साथ। पृथ्वी शॉ क्यों नहीं है टीम में? ये अनफिट तो है नहीं, इसका मतलब ये है कि ये नेट्स में ठीक नहीं कर रहा है काम। नेट्स में भी अगर ये बैटिंग नहीं कर रहा है ठीक से, तो ये पृथ्वी शॉ के लिए मुझे काफी चिंता लगती है। मतलब कुछ भी हो, देखिए इंडियन प्लेयर है और ये है शुभमन गिल के साथ का। अब कहाँ शुभमन गिल पहुंच गया है और कहाँ पृथ्वी शॉ, ये अभी भी स्ट्रगल मार रहा है। और ये ऑन एंड ऑफ द फील्ड जिस तरह की हरकतें हैं इसकी वजह से काफी ज्यादा इसका करियर अफेक्ट हुआ है। देखिए अब जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि इसमें जो भी इसका ऑफ द फील्ड, वो सुना था कि किसी लड़की से इसका झगड़ा हो गया, जिसने रिपोर्ट कर दी, ये हो गया वो हो गया। अब मैं ये नहीं कहता कि उसमें इसकी गलती थी या नहीं थी या क्या था, लेकिन एक बात बताइए, आप अगर इंडिया लेवल के प्लेयर हो, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हो, तो आपको अपने किसी भी फैन से इस लेवल पे जाके लड़ाई करना ही क्यों है? आप ऐसी सिचुएशन में क्यों पड़ते हो? फिर मुझे ये लगता है कि मतलब ये अब कहने को है तो कम उम्र के ही ना, कम उम्र के हैं इनके, आई एम श्योर कि पेरेंट्स समझाते होंगे, लेकिन ये खुद कुछ समझते नहीं है। दूसरी बात, मैं पहले भी एक बार ये बात कह चुका हूं कि पृथ्वी शॉ का जिस तरह से वजन बढ़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन उसको कुछ हो गया है। मतलब ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज फिटनेस। इतना वजन नहीं होना चाहिए पृथ्वी शॉ का, मतलब वो देखने में मोटा लगता है। रणजी ट्रॉफी मैच जो हुआ था फाइनल, उसमें भी मैंने देखा तो देख के कुछ अच्छा सा नहीं लगा। और जब इस तरह के ये जो प्रॉमिसिंग बैट्समैन या प्लेयर्स होते हैं, जब वो इस तरह से डिक्लाइन उनका होता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। ये मतलब किसी को सीरियसली उसको अपने पास बिठा के समझाना चाहिए। ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं ना, इनको करना चाहिए कुछ, एक एक्स्ट्रा स्टेप लेके जाके बात करो कि भाई समझाओ उसको कि ये बेटा तू अपने करियर का ध्यान दे। ऐसे नहीं, ही इज अ वेरी प्रॉमिसिंग, ही इज अ वेरी टैलेंटेड एंड गिफ्टेड प्लेयर, लेकिन जिस तरह से उसका करियर जिस सिचुएशन में है, वो देख के मुझे अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं बाकी सीनियर लोग किसी ने कोशिश की है या नहीं की है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब ऐसा ही है, क्या कह सकते हैं किसी के बारे में। हर आदमी का अपना करियर है और अब ये तो उम्र ऐसी तो हो ही गई है कम से कम कि अपना भला बुरा समझ में आता है, लेकिन आई कांट से एनीथिंग अबाउट हिम। चलिए, तो अब नहीं है पृथ्वी शॉ तो नहीं है, अब मिचेल मार्श और डेविड वार्नर जो खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं। फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, डेविड वार्नर ने जरूर 49 रन बनाए, लेकिन आवेश खान की बॉल पे आउट हो गया, स्लिप में, गली में, डीप गली में कैच देके। वो उसने, संदीप शर्मा ने कैच बहुत अच्छा पकड़ लिया। मिचेल मार्श को तो क्या बोल्ड मार दिया नांद्रे बर्गर ने।
अब ये तो इन लोगों की राजस्थान रॉयल्स की पहले सिचुएशन बीच में बड़ी ऑकवर्ड हो गई थी जब इनके अच्छे खासे विकेट गिर गए थे और रन नहीं बने थे। तो ये वो तो बाद में संजू सैमसन ने बोला भी अपने इंटरव्यू में, प्रेस पोस्ट मैच जो इंटरव्यू हुआ, कि हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, हम रोबिन पॉवेल को बुलाएं कि क्या करें, क्योंकि रोबिन पॉवेल को अगर ये बुला लेते तो फिर ये नांद्रेबर्गर को नहीं बुला सकते थे बाद में, ओवरसीज प्लेयर की लिमिटेशन की वजह से, या फिर सब्स्टिट्यूट तो आप एक ही ले सकते हो ना। रिकी बुई के बारे में पहले भी कह रहा था कि ये रिकी बुई मुझे कभी पसंद नहीं आया, कब से खेल रहा है आईपीएल और इसकी एक भी पारी मुझे याद नहीं है कि इसने कुछ रन बनाए हो। अब इसका रिकॉर्ड देखने की तो मेरी बिल्कुल पेशेंस ही नहीं है। आप लोगों में से किसी को पता हो तो मुझे प्लीज बताएं कि इसने कभी कुछ किया भी है आईपीएल में। कब से लेकर मैं इसको सुन रहा हूं, हर किसी पता नहीं कौन कौन से टीमों में ये घूम के आया है आईपीएल की, और अभी ये दिल्ली वालों को निपटा रहा है। और दिल्ली वाले भी कैसे, तुम्हारे पास मतलब बेंच में कोई है ही नहीं, क्या हो रहा है ये, कैसा, जिस तरह से बाउंसर पे आउट हुआ डर के मारे, तो पता नहीं, नोकिया लगा के जरा पूछ लो इससे यार कि तेरे से बाउंसर खेलते बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं यार। ऋषभ पंत वही है, ऋषभ पंत ने 26 बॉल में 28 रन बनाए, और इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि ऋषभ पंत के ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है T20 में बिल्कुल भी। ये मतलब मैं नहीं देखना चाहता हूं इसको T20 वर्ल्ड कप की टीम में। इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्योरली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। तो यहाँ मेरे को कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है इससे, ना थी, लेकिन ठीक है, अब 26 बॉल में 28 रन बनाए। बाकी तो ट्रिस्टन स्टब्स ने काफी कोशिश मारी लेकिन कुछ हुआ नहीं। आज अभिषेक पोरेल भी फेल हो गया, अक्षर पटेल के आज बल्ले में नहीं आई बॉल, और अक्षर पटेल के साथ तो वही है, वो बेचारा 7वें नंबर पे बैटिंग करने आता है। अब क्या हो सकता है। खैर, अब आज की सिचुएशन में तो अब मुझे ऐसा लगता है कि रिकी बुई को निकाल के अक्षर पटेल को भेजना चाहिए था, लेकिन अब शायद इनको समझ आएगी कुछ कि अब रिकी बुई का कुछ हिसाब करें। तो कुल मिला के ये तो जीत गए 12 रन से राजस्थान। हालांकि ये हार भी सकते थे मैच, और दिल्ली भी अपने आप को कोस रही होगी, और पॉन्टिंग भी अपने सर के बाल निकाल रहा होगा कि भैया मैं क्या करूं। लेकिन पॉन्टिंग हैज गॉट हिमसेल्फ टू ब्लेम। ये बेकार की टीम खिलाई है, टीम में कुछ मजेदार मजा नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूं ये इस बार भी मुझे लगता है कि आखिरी नंबर पे ही आएगी दिल्ली। पिछली बार तो खैर नहीं आई थी, पिछली बार एसआरएच थी आखिरी नंबर, इस बार एसआरएच तो खैर अच्छा खेल रही है और दिल्ली, लेकिन इस बार मुझे लगता है लास्ट ही आ जाएगी, या दिल्ली या एलएसजी का भी मुझे कोई ठिकाना नहीं है। खैर एलएसजी के बारे में तो खैर मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले मैच के बारे में, एलएसजी के बारे में मेरे क्या ख्याल है और क्यों है वो। लेकिन दिल्ली का गड़बड़ लग रहा है मुझे हिसाब किताब, क्योंकि नोकिया का कोई भरोसा नहीं है। आज कहने को उसका पहला मैच था, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, अगले मैच के पहले ही अनफिट हो जाए, कुछ हो जाए, 5-6 मैचेस से बाहर हो जाए, फिर क्या होगा इनका। और मुकेश कुमार के भरोसे ये चल नहीं सकते। मुकेश कुमार क्या करके देगा। मुकेश कुमार का मैं कल ही कह रहा था आपसे कि ऐसी धुलाई होगी इसकी कि याद रखेंगे सब लोग। पिट गया 4 ओवर में, दे दिए ना 49 रन, क्या फायदा है ऐसे तो मैं और आप चले जाएंगे तो इससे ज्यादा क्या पिटेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा 60 रन दे देंगे, ठीक है ना। और लेकिन इसने क्या किया है, 49 रन दे के 1 विकेट। बताओ, आप इंडिया के बॉलर हो, आप इंडिया की भी बदकिस्मती है, ऐसे बॉलर हैं इंडियन टीम में, इसको भी भगा के बिल्कुल दौड़ाना चाहिए बाहर टीम से। खैर राजस्थान जीत गई, 2 में से 2 जीत गए। अब ये देखिए पॉइंट्स टेबल में क्या पहुंच गए, सिचुएशन क्या हो गई है। चेन्नई तो अपने नंबर 1 पे है ही, अब राजस्थान लेकिन जरूर 2 नंबर पे पहुंच गई है। उसके बाद हैदराबाद तीसरे पे है, उसके 2 पॉइंट हैं, कोलकाता के भी 2 पॉइंट हैं, 1 में से 1 जीत के। अब हाँ, लखनऊ आखिरी पे, हालांकि लखनऊ का 1 ही मैच हुआ है। दिल्ली 2 में से 2 जरूर हारी है, लेकिन वो मुंबई के ऊपर है। मुंबई तेरा क्या होगा, मुंबई मेरी जान। और उसके बाद आप ये देखिए, कल है बड़ा मजेदार मैच, केकेआर और आरसीबी का चिदम्बरम में। अब ये बेंगलोर में आरसीबी और केकेआर का जो मैच है ना, इसके बारे में बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि आरसीबी जीत जाएगी। अब ऐसा लगता तो है, लेकिन वहां पे टॉस के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि टॉस फिर वही वाली बात है, पहले बैटिंग करेगी जो टीम वो इस टेंशन में रहेगी कि कितने ज्यादा रन बनाए। अब हालांकि पिछले मैच में आरसीबी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हारने के लिए, जितनी गंदी इन लोगों ने बैटिंग की थी,
तो मतलब ये हारते हारते ही जीते थे मैच। वो तो विराट कोहली का अगर कैच पकड़ लिया गया होता, बेयरस्टो ने पकड़ लिया होता, तो आरसीबी धरा गई थी, बिल्कुल बर्बाद हो जाते ये लोग। मतलब बहुत बुरी तरह से हार जाते ये लोग मैच, जो कि ये पंजाब वाले हार गए अल्टीमेटली। लेकिन कल के मैच में अगर ऐसा होगा ना कि पहले आ गई आरसीबी की बैटिंग, तो इनको वही 220 के ऊपर रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि केकेआर भी बहुत बुरे पट्टे चलाने वाले लोग हैं ये लोग। और वो तो ग्राउंड ऐसा है कि वहां तो हर कोई पीटता है, किसी को भी, सबको पीटते हैं। लेकिन यह है कि अब देखते हैं, जिस तरह से पहले मैच में विकेट स्पिन ले रहा था, वो अगर फिर से हुआ तो फिर केकेआर भारी पड़ सकती है इनके ऊपर, क्योंकि आरसीबी के पास तो स्पिनर्स है नहीं और केकेआर में भरे हुए हैं स्पिनर्स। तो देखिए, मजेदार मैच होने वाला है कल। अगर पहले जैसा विकेट हुआ, पहले मैच जैसा, तो केकेआर इनको बहुत बुरी तरह पटक देगी आरसीबी को, मेरे हिसाब से। तो कल के मैच में मुझे लगता है अब वो रिकॉर्ड टूटेगा कि कोई विजिटिंग टीम होम टीम को धर देगी। अगर स्पिनिंग विकेट हुआ ना, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम ऑफ द टॉस केकेआर जीत जाएगी। लेकिन अगर फ्लैट विकेट हुआ तो फिर टॉस के ऊपर मामला होगा। तो चलिए, मिलेंगे कल के मैच के बाद। आप लोग बताइए, आपको क्या लगा आज राजस्थान का क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने बैटिंग देखी है राजस्थान की, उनको क्या लगता है कि राजस्थान को कुछ और करना चाहिए था, या अश्विन को जो इन्होंने ऊपर भेजा, आप उससे एग्री करते हैं, या फिर दिल्ली कुछ और कर सकती थी, दिल्ली ने कहां पे अपना चांस छोड़ा है? तो चलिए, आई वुड बी हैप्पी टू हियर योर कमेंट्स। और आपको अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन टुमारो आफ्टर द केकेआर एंड आरसीबी मैच। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।